हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित निबंध साहित्य को पढ़ा, उसके सारांश को भली भांति समझा है। आज उस पाठ के प्रश्न उत्तर चर्चा की बारी है। प्रश्न उत्तर चर्चा को आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहती हूँ कि जिन बच्चों ने अभी तक साहित्य निबंध के सारांश को नहीं समझा है, वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, क्योंकि मैंने वहाँ पर उस वीडियो का लिंक दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करके साहित्य निबंध के पूरे सारांश को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने किन विचारों को इस निबंध में अभिव्यक्त किया है। इस बात को भी मैंने वहाँ पर स्पष्ट किया है। तो बिना देर किए आरंभ कर रही हूँ प्रश्न उत्तर चर्चा। देखिए, साहित्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न उत्तर चर्चा। सबसे पहला प्रश्न है, साहित्य क्या है? इसका उत्तर इस निबंध की प्रथम पंक्ति में ही है। ज्ञान राशि के संचित कोष का ही नाम साहित्य है। यानी साहित्य में क्या मिलता है हमें? ज्ञान का भंडार, ज्ञान का कोष, जिसे भंडार कहते हैं। शब्द कोष, शब्द का भंडार, और साहित्य है हमारा इस ज्ञान का भंडार। दूसरा प्रश्न है, भाषा कब आदरणीय नहीं होती है? यानी हम भाषा को कब आदरणीय मानते हैं, और यहाँ प्रश्न है कब आदरणीय नहीं होती। ठीक वही उत्तर है। तो यहाँ उत्तर है, यदि किसी भाषा का अपना यानी निज का साहित्य न हो, वह भाषा कभी आदरणीय नहीं होती है, भले उस भाषा में भावों को प्रकट करने की योग्यता हो। यानी जब तक किसी भाषा में साहित्य नहीं लिखा जाता है, तब तक उस भाषा को महत्व नहीं मिलता है। उदाहरण स्वरूप मैंने आप लोगों को बताया था कि अवधी भाषा का महत्व तभी बढ़ा जब उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस और मलिक मोहम्मद जायसी जी ने पद्मावत जैसे महाकाव्य की रचना की। तीसरा प्रश्न है, भाषा साहित्य पर किन कारणों से अवलंबित रहती है? उदाहरण है, भाषा की शोभा, उसकी श्री संपन्नता, उसकी मान मर्यादा साहित्य पर अवलंबित होती है। यानी भाषा की शोभा, उसकी संपन्नता, ये सब कुछ किस पर निर्भर करती है? साहित्य पर। चौथा प्रश्न है, साहित्य में किन किन घटनाओं का उल्लेख मिलता है? तो साहित्य में जाति विशेष के उत्कर्षापकर्ष यानी उत्थान पतन, उसके ऊंच नीच भावों का, उसके धार्मिक विचारों, सामाजिक संगठन का, ऐतिहासिक घटना चक्रों और राजनीतिक स्थितियों का प्रतिबिंब मिलता है। यानी हम जब किसी साहित्य को पढ़ते हैं तो उसमें किसी जाति के उत्थान पतन, उस समय की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक घटनाओं का उल्लेख हमें प्राप्त होता है उस समय की। अगला प्रश्न, किसी जाति विशेष में साहित्य का अभाव किस बात का परिचायक है? यदि किसी जाति में हम उसका कोई साहित्य नहीं देखते हैं तो ये इस बात का परिचायक है कि वह जाति क्या है? असभ्य है या अपूर्ण सभ्य है। यानी वह जाति शिक्षित नहीं है, सुसंस्कृत नहीं है। साहित्य समाज का दर्पण है। आचार्य द्विवेदी ने इस संबंध में क्या बतलाया है? अपने शब्दों में लिखे। इसका उत्तर जो है मैंने एक तरह से आपके सारांश में ही समझा दिया था कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस सत्य को बड़े ही सहजतापूर्वक समझाया है कि किसी भी जाति की सामाजिक अवस्था के अनुरूप ही उसका साहित्य होता है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही हुआ कि साहित्य एक ऐसा दर्पण है, यानी आईना है, जहाँ किसी भी जाति की क्षमता और सजीवता प्रत्यक्ष देखने को मिलती है। साहित्य रूपी आईने के सामने जाते ही हमें तुरंत मालूम हो जाता है कि अमुक जाति की जीवनी शक्ति वर्तमान समय में कितनी और कैसी है और भूतकाल में कितनी और कैसी थी। देखिए, साहित्य समाज का दर्पण है, यानी हम लोग साहित्य में उस युग की, किसी भी युग को अगर समझना है तो उस युग के साहित्य को पढ़ना होगा, क्योंकि साहित्य में उस समाज के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति के अनुरूप ही कुछ लिखा जाता है। उस समय की जातियों की क्षमता कितनी थी, कैसी थी, उसकी सजीवता, उसकी संपन्नता, ये सब कुछ का ज्ञान हमें कहाँ मिलता है? साहित्य में ही मिलता है। इसीलिए कहा गया है एक प्रतिबिंब है, साहित्य समाज का प्रतिबिंब है। जैसे आईना में हम अपने आप को देख पाते हैं, वैसे ही साहित्य में भी हम लोग समाज को देखते हैं। साहित्य का सतत सेवन
क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर है साहित्य का सतत सेवन क्यों आवश्यक है। देखिए, साहित्य का सतत सेवन हमारे मस्तिष्क की सक्रियता बढ़ाने या यूँ कहें कि मस्तिष्क को सक्रिय बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जिस प्रकार शरीर का खाद्य भोजनीय पदार्थ है, उसी प्रकार मस्तिष्क का खाद्य साहित्य है। देखिए, अच्छे साहित्य या साहित्य का अध्ययन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। हमारे शरीर को खाना पानी अन्न चाहिए, भोजन चाहिए। अगर हमें ये शरीर को भोजन नहीं मिलेगा तो हमारा शरीर क्या होगा, धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा। ठीक वैसे ही हमारा मस्तिष्क भी है। अगर हमारे मस्तिष्क को अच्छा ज्ञान, अच्छा साहित्य ना मिले तो हमारा मस्तिष्क भी क्या होता है, धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाता है। ये काम करना बंद कर देता है, अच्छी तरह से सोचना बंद कर देता है। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य द्विवेदी के अनुसार साहित्य का अध्ययन क्यों आवश्यक है। देखिए, लेखक के अनुसार साहित्य मस्तिष्क के यथेष्ट विकास का एकमात्र साधन है। क्या है? एकमात्र साधन है। यदि हमें जीवित रहना है और सभ्यता की दौड़ में अन्य जातियों की बराबरी करना है तो हमें बड़े उत्साह से सत्य साहित्य का उत्पादन और प्राचीन साहित्य की रक्षा करनी चाहिए। मस्तिष्क के विकास के लिए और समाज को सुसंस्कृत बनाने के लिए साहित्य का अध्ययन आवश्यक है। यानी समय के साथ साथ अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें अच्छे साहित्य के रचना की ओर हमें क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। जितनी अच्छी रचनाएं होगी, जितना सत्य साहित्य की रचना होगी, हमारा समाज भी उतना उन्नति करेगा, विकास को प्राप्त करेगा और सुसंस्कृत बनेगा। साहित्य के माध्यम से होने वाले कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन के उदाहरण दें। ये आपको पाठ्यपुस्तक से ही लिखना है। साहित्य के अनुदार और धार्मिक भावों को जड़ से उखाड़ फेंका। साहित्य के माध्यम से क्या होता है, साहित्य ने क्या किया है, अनुदार और धार्मिक भावों को जड़ से उखाड़ फेंका है। यूरोप के जातीय स्वतंत्रता के बीच साहित्य ने बोए हैं। पोप की प्रभुता को कम किया। फ्रांस में प्रजा की सत्ता का उत्पादन उन्नयन किया। पदक्रांत इटली का मस्तक ऊंचा उठाया। यह सब कुछ साहित्य के द्वारा ही संभव हुआ। ये कुछ उदाहरण है जिसमें हमें साहित्य का प्रभाव देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, साहित्य की शक्ति तोप और तलवार और बम से क्यों अधिक मानी गई है। देखिए, तोप तलवार और बम से हम किसी राज्य देश को जीत सकते हैं। साहित्य की शक्ति उससे अधिक है क्योंकि साहित्य किसी का मस्तिष्क हृदय पर प्रभाव डालती है। फलस्वरूप एक महान परिवर्तन साहित्य के द्वारा संपादित होता है। यह मैंने भी आपको पहले समझा दिया है कि हम तलवार के द्वारा, बम के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी पर अधिकार कर सकते हैं, किसी राज्य को जीत सकते हैं। वहाँ वो अधिकार हमारा स्थायी नहीं होता है। लेकिन हम अगर साहित्य के द्वारा किसी पर हम स्थायी अधिकार बना सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं समाज में। अगला प्रश्न, आत्मद्रोही, आत्महंता, जातिद्रोही किसे कहा गया है। उत्तर है, जो मनुष्य समर्थ होकर भी अपने महत्वशाली साहित्य की सेवा और अभिवृद्धि नहीं करता है या उससे प्रेम या अनुराग नहीं रखता है, वह समाजद्रोही, जातिद्रोही, आत्मद्रोही और आत्महंता कहलाता है। कहा भी गया है, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं। जहाँ साहित्य नहीं होता उस देश को क्या माना जाता है, मुर्दा माना जाता है। अगला प्रश्न, फ्रेंच और लैटिन भाषा का प्रभुत्व किन किन देशों पर और भाषा पर था। फ्रेंच भाषा का प्रभुत्व जर्मनी, रूस और इटली आदि देशों की भाषाओं पर था और फ्रेंच और लैटिन भाषा का प्रभाव अंग्रेजी भाषा पर पड़ा। अगला प्रश्न, विदेशी भाषा का चूड़ांत ज्ञान पाना और महत्वपूर्ण ग्रंथ रचना किस बात का परिचायक है। देखिए, विदेशी भाषा का चूड़ांत मैंने अधिक, बहुत अधिक ज्ञान पाना और महत्वपूर्ण ग्रंथ रचना इस अधर्म का परिचायक है। कौन सा अधर्म का परिचायक है कि कोई अपनी माँ को निसहाय, निरुपाय और निर्धन दशा में छोड़कर दूसरे की माँ की सेवा शुश्रूषा में लगा रहता हो। यह एक अधर्म कार्य माना गया है। अगला प्रश्न, किसी भी भाषा को सीखने के संबंध में आचार्य द्विवेदी ने क्या कहा है। तो आचार्य द्विवेदी ने किसी भी भाषा के सीखने के संबंध में यही कहा है कि आवश्यकता के अनुसार, अनुकूलता के अनुसार, अवसर के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, किसी भी भाषा को सीखनी चाहिए। किसी भी भाषा को सीखने में कोई बुराई नहीं है। किसी भाषा से हमें द्वेष, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हमें ज़रूरत के अनुसार, हमें समय के अनुसार हमें एक से अधिक भाषाएं अवश्य सीखनी चाहिए। ज्ञान हमें कहीं से भी मिले, हमें ज्ञान लेना चाहिए, अवश्य ग्रहण करना चाहिए और किसी भाषा से द्वेष नहीं करना चाहिए। किस भाषा और साहित्य को प्रधानता देनी चाहिए। देखिए,
इसका उत्तर है अपनी भाषा और उसके साहित्य को प्रधानता देनी चाहिए। देखिए, भाषा को सीखना और भाषा को प्रधानता देना, इसमें फ़र्क होता है। भाषा हम किसी भी भाषा को सीख सकते हैं, लेकिन हम प्रधानता किसे देते हैं? अपनी भाषा को। निज भाषा उन्नति यही, सब उन्नति को मूल। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी ये कहा है कि अपनी भाषा की उन्नति से ही हमारी अपनी उन्नति होगी, हमारे देश की उन्नति होगी। तो यहाँ पर इसलिए हम प्रधानता किस भाषा को देंगे? अपनी भाषा को देंगे, अपनी मातृभाषा को देंगे। तो अपनी भाषा और उसी के साहित्य को प्रधानता देनी चाहिए, क्योंकि अपना, अपने देश का, अपनी जाति का उपकार और कल्याण अपनी भाषा के साहित्य के उन्नति से ही संभव है। और अंतिम प्रश्न है, हमारा परम धर्म क्या है? तो इसका उत्तर है कि ज्ञान, विज्ञान, धर्म, राजनीति की भाषा हमेशा लोक भाषा में ही होनी चाहिए। और हमारा परम धर्म इसलिए क्या बन जाता है कि अपनी भाषा के साहित्य की सेवा और अभिवृद्धि करें। जैसा कि मैंने अभी तुरंत बताया आप लोगों को कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी कहा है, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। बिनु निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय के सूल। कि अपनी भाषा की उन्नति में ही सब प्रकार की उन्नति जो है निहित है, छिपी हुई है, उसका मूल है, जड़ है। जड़ क्या है? अपनी भाषा की उन्नति। तो साहित्य निबंध में भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसी बात को समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करती हूँ प्रश्न उत्तर चर्चा आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी उपयोगी रहेगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो अवश्य करें। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलती हूँ अगले एक नए वीडियो के साथ। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।